नमस्कार दर्शक मित्रों, राष्ट्र प्रथम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तपस्वी आचार्य। आज बात करनी है भारत देश के बारे में, देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, देश के अलग अलग प्रमुख उद्योग की स्थिति के बारे में बात करनी है। आशा है हमारा ये प्रयास आप सभी को पसंद आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था का, थोड़ा बहुत समझ ले तो भारत की अर्थव्यवस्था एक मध्यम आय विकासशील बाजार अर्थव्यवस्था है। यह हिसाब से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रय शक्ति की समानता के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी ये अर्थव्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के आधार पर और भारत देश जीडीपी के आधार पर 125वें स्थान पर है और 1947 में स्वतंत्रता से 1991 तक क्रमिक सरकार ने व्यापक के साथ एक संरक्षणवादी आर्थिक नीतियों को एक बढ़ावा दिया और उसके साथ ही राज्य हस्तक्षेप और आर्थिक विनिमय पे बढ़ावा दिया। डिटेल ऐसी है कि इस लाइसेंस राज के रूप में वर्णित किया गया इसे, और शीत युद्ध की समाप्ति और 1991 में भुगतान संतुलन संकट के कारण भारत में व्यापक आर्थिक उदारीकरण को अपनाया गया। अब बात करें 21वीं सदी की शुरुआत के बाद से वार्षिक औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के बारे में, तो घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6% से 7% रही है और 2013 से 2018 तक की बात करूं तो भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था था। इसी बीच भारतीय उपमहाद्वीप की अर्थव्यवस्था 19वीं शताब्दी की शुरुआत में उपनिवेश की बात करूं तो उपनिवेशवाद की शुरुआत तक वहां पर अधिकांश दर्ज इतिहास के लिए दुनिया में ये सबसे बड़ा था। भारतीय अर्थव्यवस्था का दीर्घकालिक विकास परिप्रेक्ष्य, इसकी युवा आबादी और इसी कम निर्भरता अनुपात, स्वस्थ बचत और निवेश दरों, भारत में बढ़ते वैश्वीकरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण के कारण सकारात्मक बना हुआ है। 2016 में नोटबंदी के झटके और 2017 में माल और सेवा कर की शुरुआत के कारण 2017 में अर्थव्यवस्था धीमी हो गई थी। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 70% घरेलू निजी खपत द्वारा संचालित है। देश दुनिया का छठा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बना हुआ है। निजी उपभोग के अलावा भारत की जीडीपी भी सरकारी खर्च, निवेश और निर्यात से चलती है। 2020 में महामारी ने व्यापार को प्रभावित किया था और भारत दुनिया का 14वां सबसे बड़ा आयातक और 21वां सबसे बड़ा निर्यातक था। भारत 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य रहा है। यह व्यापार करने की सुगमता सूचकांक में 63 और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट में 68 स्थान पर है। रुपये और डॉलर की दर में अत्यधिक उतार चढ़ाव के कारण भारत की नॉमिनल जीडीपी में भी काफी उतार चढ़ाव होता है। 50 करोड़ के साथ श्रमिक भारतीय श्रम शक्ति दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी। भारत में दुनिया के सबसे अधिक अरबपति और अत्यधिक आय असमानता है। कई छूटों के कारण बमुश्किल 2% भारतीय आयकर का भुगतान करते हैं। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान अर्थव्यवस्था को हल्की मंदी का सामना करना पड़ा। भारत ने विकास को बढ़ावा देने और मांग उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहन उपाय किए। बाद के वर्षों में आर्थिक विकास पुनर्जीवित हुआ। विश्व बैंक के अनुसार सतत आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए भारत को सार्वजनिक क्षेत्र के सुधार, बुनियादी ढांचे, कृषि और ग्रामीण विकास, भूमि और श्रम नियमों को हटाने, वित्तीय समावेशन, निजी निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान देना चाहिए। और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर 2020 में भारत के 10 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और मलेशिया थे। 2019 से 2020 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $74 बिलियन था। एफडीआई प्रवाह के लिए प्रमुख क्षेत्र सेवा क्षेत्र, कंप्यूटर उद्योग और दूरसंचार उद्योग थे। भारत के कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते हैं, जिनमें शामिल हैं आसियान, साफ्टा, मर्कोसूर, दक्षिण कोरिया, जापान और कई अन्य जो प्रभाव में हैं या बातचीत के चरण में। दर्शक मित्रों, सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद का 50% बनाता है और सबसे तेजी से बढ़ने वाला ये क्षेत्र बना हुआ है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र के और कृषि क्षेत्र में अधिकांश श्रम शक्ति कार्यरत है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया का कुछ सबसे बड़े ये स्टॉक एक्सचेंज में से एक है।
डिटेल कुछ ऐसी है कि भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा निर्माता है और जो वैश्विक विनिमयकरण और उत्पादन का 2.6 प्रतिनिधित्व वहां पर कर रहा है। डिटेल कुछ ऐसी है कि भारत की आबादी का लगभग 66% ग्रामीण है और भारत के सकल घरेलू उत्पाद लगभग 50% योगदान देता है। इसके पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा का भंडार है और जिसकी कीमत 5 करोड़ 88 लाख 314 अरब डॉलर माना जाता है। डिटेल ऐसी आई है कि भारत पर सकल घरेलू उत्पाद का 86% के साथ एक उच्च सार्वजनिक ऋण भी है और जबकि इसका राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.7% था। डिटेल और आगे हम लोग समझे तो एक भारत के सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों का बढ़ते खराब कर्ज का एक सामना करना पड़ रहा है और जिसकी डिटेल कुछ जिसके परिणाम स्वरूप बात करें तो परिणाम स्वरूप कम ऋण वृद्धि हुई है। इसके साथ ही एनबीएफसी क्षेत्र के एक तरलता एक संकट में आ गया है और भारत मध्यम बेरोजगारी, साथ ही साथ बढ़ती आय असमानता और समग्र मांग में गिरावट का सामना भी कर रहा है। वित्त वर्ष 2020 में भारत की सकल घरेलू बचत का दर जो है उसके साथ उत्पाद का 31.38% था और हाल के वर्ष की बात करें तो हाल के वर्ष में स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों और वित्तीय संस्थाओं ने सरकार पर विभिन्न आर्थिक आंकड़ों की बात करूं तो आर्थिक आंकड़ों और विशेष रूप से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में हेर फेर करने का एक आरोप भी लगाया हुआ है। भारत जेनेरिक दवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है और इसका फार्मास्यूटिकल क्षेत्र टीकों की वैश्विक मांग का 50% से अधिक पूरा करता है। भारतीय आईटी उद्योग 196 अरब डॉलर के राजस्व के साथ आईटी सेवाओं का एक प्रमुख निर्यातक है और 4.47 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है। भारत का रासायनिक उद्योग बेहद विविध है और इसका अनुमान 178 अरब डॉलर है। पर्यटन उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 9.2% योगदान देता है और 4 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है। भारत खाद्य और कृषि उत्पादन में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है, जबकि कृषि निर्यात 35.09 अरब डॉलर था। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्रेरित प्रभावों के मामले में निर्माण और रियल एस्टेट क्षेत्र 14 प्रमुख क्षेत्रों में तीसरे स्थान पर है। भारतीय कपड़ा उद्योग का अनुमान 100 अरब डॉलर है और यह औद्योगिक उत्पादन का 13% और भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 2.3% योगदान देता है, जबकि 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को सीधे रोजगार देता है। भारत का दूरसंचार उद्योग मोबाइल फोन, स्मार्टफोन और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। यह दुनिया का 24वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग उत्पादन के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा उद्योग है। भारत में 1.17 ट्रिलियन डॉलर का खुदरा बाजार है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 10% से अधिक का योगदान देता है। यह दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स बाजारों में से एक है। भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन है, जिसमें खनन क्षेत्र देश के औद्योगिक सकल घरेलू उत्पाद का 11% और कुल सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% योगदान देता है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक, दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक, दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक भी है, इस्पात उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक। साल 1 ईस्वी से लगभग 1700 वर्षों की निरंतर अवधि के लिए भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, जो विश्व सकल घरेलू उत्पादन का 40% हिस्सा था। ब्रिटिश शासन के अंत के बाद कुछ समय के लिए संरक्षणवादी, आयात प्रतिस्थापन, फेबियन समाजवाद और सामाजिक लोकतांत्रिक प्रेरित नीतियों के संयोजन ने भारत पर शासन किया। अर्थव्यवस्था को डिरिक्जिज्म के रूप में चित्रित किया गया और इसमें व्यापक विनिमय, संरक्षण और बड़े एकाधिकार का सार्वजनिक स्वामित्व था। व्यापक भ्रष्टाचार और धीमी वृद्धि भी थी। 1990 से निरंतर आर्थिक उदारीकरण के देश को बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर किया था। भारत ने खुद को दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में सिंधु घाटी की सभ्यता के नागरिक एक स्थायी बंदोबस्त, जो 2800 ईसा पूर्व और 1800 ईसा पूर्व के बीच फला फूला था। कृषि पालतू जानवरों का अभ्यास किया गया, समान वजन और माप का भी इस्तेमाल किया गया
उपकरण और हथियार बनाए गए और अन्य शहरों के साथ व्यापार भी किया गया। सुनियोजित सड़कों, एक जल निकासी अर्थव्यवस्था और जल आपूर्ति के साक्ष्य से ही शहरी नियोजन के बारे में उनके ज्ञान का पता चलता था, जिसमें पहले ज्ञात होता था कि शहरी स्वच्छ प्रणाली और नगरपालिका का सरकार के साथ एक रूप का अस्तित्व भी शामिल था। वो प्रारंभिक समय से लेकर 14वीं शताब्दी ईस्वी तक दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व और पश्चिम एशिया के बीच बड़े पैमाने पर समुद्री व्यापार किया जाता था। मालाबार और कोरोमंडल तट दोनों पहली शताब्दी ईसा पूर्व से महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों के स्थल थे, जिनका उपयोग आयात और निर्यात के साथ साथ भूमध्य क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच पारगमन बिंदुओं के लिए किया जाता था। समय के साथ व्यापारियों ने खुद को ऐसे संघों में संगठित किया जिन्हें राज्य का संरक्षण प्राप्त था। इतिहासकार तपन राय चौधरी और इरफान हबीबो दावा करें कि विदेशी व्यापार के लिए यह राज्य संरक्षण 13वीं शताब्दी ईस्वी तक समाप्त हो गया था, जब इसे बड़े पैमाने पर स्थानीय पारसी, यहूदी, सीरियाई ईसाई और मुस्लिम समुदायों ने शुरू में मालाबार पर और बाद में कोरोमंडल तट पर ले लिया था। अन्य विद्वानों का सुझाव है कि भारत से पश्चिम एशिया और पूर्वी यूरोप में व्यापार 14वीं और 18वीं शताब्दी के बीच सक्रिय था। इस अवधि के दौरान भारतीय व्यापारी अजरबैजान के बाकू के उपनगर सुरखानी में बस गए। इन व्यापारियों ने एक हिंदू मंदिर का निर्माण किया, जो बताता है कि 17वीं शताब्दी तक वाणिज्य भारतीयों के लिए सक्रिय और समृद्ध था। आगे उत्तर में सौराष्ट्र और बंगाल के तटों ने समुद्री व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गंगा के मैदानों और सिंधु घाटी में नदी जनित वाणिज्य के कई केंद्र थे। अधिकांश भूमि व्यापार खैबर दर्रे के माध्यम से किया जाता था, जो पंजाब क्षेत्र को अफगानिस्तान से जोड़ता था और आगे मध्य पूर्व और मध्य एशिया तक जाता था। हालांकि कई राज्यों और शासकों ने सिक्के जारी किए, लेकिन वस्तु विनिमय प्रचलित था। गांवों ने अपनी कृषि उपज का एक हिस्सा शासकों को राजस्व के रूप में दिया, जबकि उनके ट्रिगरों को उनकी सेवाओं के लिए फसल के समय फसल का एक हिस्सा मिलता था। मुगल युग, राजपूत युग, मराठा युग 1526 से 1820 की बात अब करें तो 18वीं शताब्दी तक मुगल साम्राज्य के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था विशाल और समृद्ध थी। सीन हार्किन का अनुमान है कि 17वीं शताब्दी में चीन और भारत का विश्व जीडीपी में 60 से 70% हिस्सा हो सकता है। मुगल अर्थव्यवस्था गढ़ी हुई मुद्रा, भू राजस्व और व्यापार की एक विस्तृत प्रणाली पर कार्य करती थी। सोने, चांदी और तांबे के सिक्के शाही टकसालों द्वारा जारी किए जाते थे, जो मुफ्त सिक्के के आधार पर काम करते थे। मुगलों के अधीन एक केंद्रीकृत प्रशासन के परिणामस्वरूप राजनीतिक स्थिरता और समान राजस्व नीति, एक अच्छी तरह से विकसित आंतरिक व्यापार नेटवर्क के साथ, यह सुनिश्चित करती है कि भारत अंग्रेजों के आगमन से पहले पारंपरिक कृषि प्रधान होने के बावजूद काफी हद तक आर्थिक रूप से एकीकृत था। निर्वाह कृषि की प्रधानता की विशेषता वाली अर्थव्यवस्था। मुगल कृषि सुधारों के तहत कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। उस समय यूरोप की तुलना में भारतीय कृषि उन्नत थी, जैसे कि यूरोपीय कृषि में अपनाने से पहले भारतीय किसानों के बीच सीड ड्रिल का व्यापक उपयोग और संभवतः उच्च प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन और खपत के मानक। मुगल साम्राज्य की एक संपन्न औद्योगिक विनिर्माण अर्थव्यवस्था थी, जिसमें भारत 1750 तक दुनिया के औद्योगिक उत्पादन का लगभग 20% उत्पादन करता था। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण विनिर्माण केंद्र बना था। मुगल साम्राज्य से निर्मित माल और नकदी फसलें दुनिया भर में बेची जाती थी। प्रमुख उद्योगों में कपड़ा, जहाज निर्माण और इस्पात भी शामिल थे, और संसाधित निर्यात में सूती वस्त्र, यार्न, धागा, रेशम, जूट उत्पादन और धातु के बर्तन और चीनी, तेल और मक्खन जैसे खाद्य पदार्थ भी शामिल थे। मुगल साम्राज्य के तहत शहर और कस्बे उफान पे थे, जिसमें अपने समय के लिए उपेक्षाकृत उच्च स्तर का शहरीकरण किया था। उसकी 15% आबादी शहरी केंद्रों में रहती थी, जो उन समय के समकालीन यूरोप में शहरी आबादी के प्रतिशत से अधिक और थी। और 19वीं सदी में ब्रिटिश भारत के प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में थे। मुगल भारत के उत्पादनों, विशेष रूप से सूती वस्त्रों के साथ साथ मसाले, मिर्च, नील रेशम के उत्पादनों की महत्वपूर्ण मांग भी थी। उदाहरण के लिए मुगल भारतीय वस्त्रों और रेशमी पर तेजी से निर्भर थे। 17वीं शताब्दी में अंत से लेकर 18वीं शताब्दी तक मुगल भारत में एशिया से ब्रिटिश आयात का 90% हिस्सा था। इसके विपरीत मुगल भारत में यूरोपीय वस्तुओं की मांग बहुत कम थी,
जो काफी हद तक आत्मनिर्भर थी। भारतीय सामान, विशेष रूप से बंगाल से आने वाले सामान, इंडोनेशिया और जापान जैसे अन्य एशियाई बाजारों में भी बड़ी मात्रा में निर्यात किए गए थे। उस समय मुगल बंगाल सूती वस्त्र उत्पादन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र था। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, क्योंकि इसने मराठा साम्राज्य को पश्चिमी, मध्य और दक्षिण और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों को खो दिया, जो उन क्षेत्रों को एकीकृत और प्रशासित करना जारी रखता था। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण कृषि उत्पादकता में कमी आई, जिससे कपड़ा उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। मुगल काल के बाद के युग में उपमहाद्वीप की प्रमुख आर्थिक शक्ति पूर्व में बंगाल सूबा थी, जो फलते फूलते कपड़ा उद्योग और अपेक्षाकृत उच्च वास्तविक मजदूरी को बनाए रखती थी। हालांकि बंगाल के मराठा आक्रमणों से पूर्व तबाह हो गया था और फिर 18वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश उपनिवेशवाद, पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद मराठा साम्राज्य कई संघ राज्यों में बिखर गया और परिणामस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता और सशस्त्र संघर्ष ने देश के कई हिस्सों में आर्थिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। हालांकि यह स्थानीय समृद्धि द्वारा कम किया गया था। नए प्रांतीय राज्य। 18वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीतिक रंगमंच में प्रवेश कर लिया था और अन्य यूरोपीय शक्तियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इसने भारत के व्यापार में एक निर्णायक बदलाव और शेष अर्थव्यवस्था पर एक कम शक्तिशाली प्रभाव को चिन्हित किया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रमिक विस्तार और शक्ति के समेकन ने कराधान और कृषि नीतियों में एक बड़ा बदलाव लाया, जिसने व्यापार पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि के व्यावसायीकरण को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप भोजन का उत्पादन कम हो गया। फसलों, बड़े पैमाने पर गरीबी और किसानों की बर्बादी और अल्पावधि में कई अकालों को जन्म दिया। ब्रिटिश राज की आर्थिक नीतियों ने कम मांग और घटते रोजगार के कारण हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्रों में भारी गिरावट का कारण बना। 1813 के चार्टर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने के बाद स्थिर वृद्धि के साथ भारतीय व्यापार का पर्याप्त विस्तार हुआ। इसका परिणाम भारत से इंग्लैंड में पूंजी का एक महत्वपूर्ण हस्तांतरण था, जिसके कारण अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के कारण घरेलू अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के किसी भी व्यवस्थित प्रयास के बजाय राजस्व की भारी निकासी हुई। मेडिसन के अनुसार 1700 से 1950 के दौरान भारत और यूनाइटेड किंगडम की प्रति व्यक्ति जीडीपी अनुमानित, हालांकि 18वीं शताब्दी के भारत के लिए मेडिसन के अनुमानों की आलोचना की गई थी। बैरोज का अनुमान था कि 18वीं शताब्दी में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी अधिक थी और पार्थ सारथी के निष्कर्ष भारत में उच्च वास्तविक मजदूरी दिखाते थे। 18वीं सदी के बंगाल और मैसूर में आम सहमति बनी थी। भारत की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन और आय 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू होने वाले औपनिवेशिक के युग के दौरान स्थिर रही। वो 3 ब्रिटिश शासन के तहत विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 1700 में 24.4% से घटकर 1950 में 4.2% हो गई। मुगल साम्राज्य के दौरान भारत की जीडीपी प्रति व्यक्ति स्थिर थी और ब्रिटिश शासन की शुरुआत से पहले गिरावट शुरू हो गई थी। वैश्विक औद्योगिक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 1750 में 25% से घटकर 1900 में 2% हो गई। इसी समय विश्व अर्थव्यवस्था में यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा 1700 में 2.9% से बढ़कर 1870 में 9% हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में बंगाल की अपनी विजय के बाद बड़े भारतीय बाजार को ब्रिटिश सामानों के लिए खोलने के लिए मजबूर किया था, जिसे भारत में बिना शुल्क या शुल्क के बेचा जा सकता था, स्थानीय भारतीय उत्पादकों की तुलना में जिन पर भारी कर लगाया जाता था, जबकि ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों को बेचने से प्रतिबंधित करने के लिए प्रतिबंध और उच्च शुल्क जैसी संरक्षणवादी नीतियों को लागू किया गया था, जबकि कच्चे कपास को भारत से बिना शुल्क के ब्रिटिश कारखानों में आयात किया गया था, जो भारत से वस्त्र का निर्माण करते थे कपास और उन्हें वापस भारतीय बाजार में बेच दिया। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने उन्हें भारत के बड़े बाजार और कपास के संसाधनों पर एकाधिकार दिया। भारत ने ब्रिटिश निर्माताओं को कच्चे माल का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता और ब्रिटिश निर्मित माल के लिए एक बड़े कैप्टिव बाजार के रूप में कार्य किया। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश क्षेत्रीय विस्तार ने एक संस्थागत वातावरण तैयार किया, जिसने कागज पर उपनिवेशवादियों के बीच संपत्ति के अधिकारों की गारंटी दी, मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित किया और कंपनी के भीतर निश्चित विनिमय दरों, मानकीकृत वजन और उपायों और पूंजी बाजारों के साथ एकल मुद्रा बनाए क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इसने रेलवे और टेलीग्राफ की एक प्रणाली भी स्थापित की, एक सिविल सेवा जिसका उद्देश्य राजनीतिक हस्तक्षेप, एक सामान्य कानून और एक प्रतिकूल कानूनी प्रणाली से मुक्त होना था।
यह विश्व अर्थव्यवस्था में बड़े बदलावों के साथ मेल खाता है, औद्योगिकरण और उत्पादन और व्यापार में महत्वपूर्ण वृद्धि। हालांकि औपनिवेशिक शासन के अंत में भारत को एक ऐसी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली जो विकासशील दुनिया में सबसे गरीब में से एक थी। औद्योगिक विकास रुक गया था, कृषि तेजी से बढ़ती आबादी एक बड़े पैमाने पर अनपढ़ और अकुशल श्रम शक्ति को खिलाने में असमर्थ थी, और अत्यधिक अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। 1872 की जनगणना से पता चला कि वर्तमान भारत के क्षेत्र की 91.3% आबादी गांवों में निवास करती है। यह पहले के मुगल युग से गिरावट थी, जब 1600 में 85% आबादी गांवों में और 15% शहरी केंद्रों में रहती थी। शहरीकरण आमतौर पर 1920 के दशक तक ब्रिटिश भारत में सुस्त रहा, औद्योगिकरण की कमी और पर्याप्त परिवहन के अभाव के कारण। इसके बाद भेदभावपूर्ण संरक्षण की नीति, द्वितीय विश्व युद्ध के साथ उद्योगों के विकास और फैलाव को देखा, ग्रामीण शहरी प्रवास को प्रोत्साहित किया और विशेष रूप से बड़े बंदरगाह शहर बॉम्बे का, कलकत्ता और मद्रास का तेजी से विकास हुआ। इसके बावजूद 1951 तक भारत की आबादी का केवल छठा हिस्सा ही शहरों में रह। भारत की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव एक विवादास्पद विषय है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं और आर्थिक इतिहासकारों ने इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था की निराशाजनक स्थिति के लिए औपनिवेशिक शासन को दोषी ठहराया है और तर्क दिया है कि ब्रिटेन में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक वित्तीय ताकत भारत से ली गई संपत्ति से प्राप्त हुई थी। साथ ही दक्षिणपंथी इतिहासकारों ने प्रतिवाद किया है कि भारत का निम्न आर्थिक प्रदर्शन विभिन्न क्षेत्रों के विकास और गिरावट की स्थिति में उपनिवेशवाद द्वारा लाए गए परिवर्तनों और एक ऐसी दुनिया के कारण था जो औद्योगिकरण और आर्थिक एकीकरण की ओर बढ़ रहा था। कई आर्थिक इतिहासकारों ने तर्क दिया है कि वास्तविक वेतन में गिरावट 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी। यह संभवतः 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुई थी, मुख्यतः ब्रिटिश साम्राज्यवाद के परिणाम स्वरूप। प्रसन्नन पार्थसारथी और शशि शिवरामकृष्णन के अनुसार भारतीय बुनकरों की अनाज मजदूरी उनके ब्रिटिश समकक्षों की तुलना में तुलनीय थी और उनकी औसत आय निर्वाह स्तर से लगभग 5 गुना थी, जो यूरोप के उन्नत हिस्सों के बराबर थी। हालांकि उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि डेटा की कमी के कारण निश्चित निष्कर्ष निकालना कठिन था और अधिक शोध की आवश्यकता थी। यह भी तर्क दिया गया है कि भारत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल साम्राज्य के पतन के अप्रत्यक्ष परिणाम के रूप में विउद्योगीकरण की दौर से गुजर रहा था। स्वतंत्रता के बाद की भारतीय आर्थिक नीति औपनिवेशिक अनुभव से प्रभावित थी, जिसे ब्रिटिश सामाजिक लोकतंत्र और सोवियत संघ की नियोजित अर्थव्यवस्था के संपर्क में आने वाले भारतीय नेताओं द्वारा शोषक के रूप में देखा गया था। आयात प्रतिस्थापन, औद्योगिकरण, आर्थिक हस्तक्षेप, एक बड़े सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र व्यापार विनियमन और केंद्रीय योजना पर जोर देने के साथ घरेलू नीति संरक्षणवाद की ओर झुकी, जबकि व्यापार और विदेशी निवेश नीतियां अपेक्षाकृत उदार थीं। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं सोवियत संघ में केंद्रीय योजना जैसा दिखता था। स्टील, खनन, मशीन टूल्स, दूरसंचार, बीमा और बिजली संयंत्रों सहित अन्य उद्योगों का 1950 के दशक के मध्य में प्रभावी रूप से राष्ट्रीयकरण किया गया। इस अवधि की भारतीय अर्थव्यवस्था को दीर्घिस्म कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस के साथ देश की स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों के दौरान आर्थिक नीति तैयार की और उसका निरीक्षण किया। उन्होंने अपनी रणनीति से अनुकूल परिणामों की अपेक्षा की, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा भारी उद्योग का तेजी से विकास शामिल था और अधिक चरम सोवियत शैली केंद्रीय कमांड सिस्टम के बजाय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष राज्य हस्तक्षेप पर आधारित था। पूंजी और प्रौद्योगिकी गहन भारी उद्योग पर एक साथ ध्यान केंद्रित करने और मैनुअल कम कौशल वाले कुटीर उद्योगों को सब्सिडी देने की नीति अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने आलोचना की थी, जिन्होंने सोचा था कि यह पूंजी और श्रम को बर्बाद कर देगा और छोटे निर्माताओं के विकास को धीमा कर देगा। 1965 से बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग, उर्वरकों में वृद्धि और रस सिंचाई सुविधाओं ने सामूहिक रूप से भारत में हरित क्रांति में योगदान दिया, जिसने फसल उत्पादकता में वृद्धि, फसल पैटर्न में सुधार और कृषि के बीच आगे और पीछे के संबंधों को मजबूत करके कृषि की स्थिति में सुधार किया। और उद्योग, हालांकि इसे एक सतत प्रयास के रूप में भी आलोचना की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीवादी खेती का विकास हुआ, संस्थागत सुधारों की अनदेखी हुई
और आय असमानताओं का विस्तार हुआ। 1984 में राजीव गांधी ने आर्थिक उदारीकरण का वादा किया। उन्होंने वीपी सिंह को वित्त मंत्री बनाया, जिन्होंने कर चोरी को कम करने की कोशिश की और इस कार्रवाई के कारण कर प्राप्तियां बढ़ी, हालांकि कर कम किए गए थे। श्री गांधी के बाद के कार्यकाल के दौरान इस प्रक्रिया ने अपनी गति खो दी क्योंकि उनकी सरकार घोटालों से घिर गई थी। सोवियत संघ का पतन, जो भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार था, और खाड़ी युद्ध, जिसके कारण तेल की कीमतों में वृद्धि हुई, के परिणामस्वरूप भारत के लिए एक प्रमुख भुगतान संतुलन संकट पैदा हो गया, जिसने अपने आप को अपने पर चूक की संभावना का सामना करते हुए पाया। ऋण। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 1.8 अरब डॉलर का बेलआउट ऋण मांगा, जिसके बदले में विनियमन की मांग। जवाब में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह समेत नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। सुधारों ने लाइसेंस राज को हटा दिया, टैरिफ और ब्याज दरों को कम कर दिया और कई सार्वजनिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, जिससे कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्वचालित स्वीकृति की अनुमति मिली। तब से उदारीकरण का समग्र जोर एक ही रहा है। हालांकि किसी भी सरकार ने श्रम कानूनों में सुधार और कृषि सब्सिडी को कम करने जैसे विवादास्पद मुद्दों पर ट्रेड यूनियनों और किसानों जैसे शक्तिशाली लॉबी को लेने की कोशिश नहीं की है। 21वीं सदी के अंत तक भारत एक मुफ्त बाजार व्यवस्था की ओर बढ़ गया था। अर्थव्यवस्था के राज्य नियंत्रण में पर्याप्त कमी और वित्तीय उदारीकरण में वृद्धि हुई थी। इसके कारण जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि हुई है। हालांकि शहरी निवासियों को ग्रामीण निवासियों की तुलना में अधिकतम लाभ हुआ है। 2010 से भारत यूके, फ्रांस, इटली और ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए 2019 में नॉमिनल जीडीपी द्वारा दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने 2013 से 2014 में रिकवरी शुरू की, जब सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर पिछले वर्ष के 5.5% से बढ़कर 6.4% हो गई। वृद्धि दर क्रमशः 7.5% और 8.0% की वृद्धि दर के साथ 2014-15 और 2015 से 2016 के दौरान जारी रही। 1990 के बाद पहली बार भारत चीन की तुलना में तेजी से बढ़ा, जिसने 2015 में 6.9% की वृद्धि दर्ज की। हालांकि विकास दर बाद में घटकर 2016 से 2017 और 2017 से 2018 में क्रमशः 7.1% और 6.6% हो गई। आंशिक रूप से 2016 के भारतीय बैंकनोट विमुद्रीकरण और माल और सेवा कर के विघटनकारी प्रभावों के कारण विश्व बैंक के 2020 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 190 देशों में भारत 63वें स्थान पर है। पिछले साल के 100 से 14 अंक और सिर्फ 2 वर्षों में 37 अंक ऊपर। निर्माण परमिट से निपटने और अनुबंधों को लागू करने के मामले में यह दुनिया में 10 सबसे खराब स्थान पर है, जबकि अल्पसंख्यक निवेशकों की रक्षा करने या ऋण प्राप्त करने के मामले में इसकी अपेक्षाकृत अनुकूल रैंकिंग है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा राज्य स्तर पर व्यापार करने में आसानी रैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए किए गए मजबूत प्रयासों को भारत की समग्र रैंकिंग को प्रभावित करने के लिए कहा जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान कई रेटिंग एजेंसियों ने वित्त वर्ष 2011 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की भविष्यवाणियों को नकारात्मक आंकड़ों में घटा दिया। भारत में मंदी का संकेत दे रहा है, जो 1979 के बाद सबसे गंभीर है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.6 की गिरावट आई है, प्रतिशत, जो अनुमानित 7.3% की गिरावट से कम था। 2022 में रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने S&P ग्लोबल रेटिंग्स और मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के आउटलुक के समान भारत के दृष्टिकोण को स्थिर कर दिया। वित्त वर्ष 2022 से 2023 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 13.5% की वृद्धि हुई। सेक्टर्स की बात करें तो ऐतिहासिक रूप से भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था और जीडीपी को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत और ट्रैक किया है: कृषि, उद्योग और सेवाएं। कृषि में फसल, बागवानी, दूध और पशुपालन, जलीय कृषि, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, पशुपालन, वानिकी और संबंधित गतिविधियां इसमें शामिल है। उद्योग में विभिन्न विनिर्माण उपक्षेत्र शामिल है। भारत के सेवा क्षेत्र की परिभाषा में इसका निर्माण, खुदरा, सॉफ्टवेयर, आईटी, संचार, आतिथ्य, बुनियादी ढांचा, संचालन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल,
बैंकिंग और बीमा और कई अन्य आर्थिक गतिविधियां भी शामिल है। कृषि क्षेत्र की बात करूं तो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों जैसे वानिकी, लॉगिंग और मछली पकड़ने का सकल घरेलू उत्पाद का 17% हिस्सा था। इस क्षेत्र ने 2014 में अपने कुल कार्यबल का 49% नियोजित किया था। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद का 23% हिस्सा था और देश के कुल कार्यबल का 59% कार्यरत था। 2016 में जैसा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विविधता और वृद्धि हुई है, जीडीपी में कृषि का योगदान 1951 से 2011 तक लगातार कम हुआ है। फिर भी यह अभी भी देश का सबसे बड़ा रोजगार स्रोत है और इसके समग्र सामाजिक आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि पर विशेष जोर देने और सिंचाई प्रौद्योगिकी में निरंतर सुधार, आधुनिक कृषि पद्धतियों के अनुप्रयोग और कृषि ऋण के प्रावधान के कारण 1950 से सभी फसलों की फसल उपज प्रति इकाई क्षेत्र में वृद्धि हुई है। भारत में हरित क्रांति के बाद से सब्सिडी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं से पता चलता है कि भारत में औसत उपज आमतौर पर दुनिया में उच्चतम औसत उपज का 30% से 50% है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों का भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में 1208 मिलीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा और 4 लाख करोड़ क्यूबिक मीटर की कुल वार्षिक वर्षा होती है, जिसमें सतह और भूजल सहित कुल उपयोग योग्य जल संसाधन 1.123 लाख करोड़ है। घन मीटर भूमि क्षेत्र का 5,46,820 वर्ग किलोमीटर या कुल खेती योग्य क्षेत्र का लगभग 39% सिंचित है। भारत के अंतर्देशीय जल संसाधन और समुद्री संसाधन मत्स्य पालन क्षेत्र में लगभग 60 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। 2010 में भारत में दुनिया का छठा सबसे बड़ा मछली पकड़ने का उद्योग था। भारत दूध, जूट और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है और 2011 में 17 करोड़ जानवरों के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मवेशी आबादी है। यह चावल, गेहूं, गन्ना, कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और मूंगफली का भी। साथ ही दूसरा सबसे बड़ा फल और सब्जी उत्पादक। विश्व फल और सब्जी उत्पादक का क्रमशः 10% और 8% हिस्सा है। भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, जिसने 2005 में 77,000 टन का उत्पादन किया। भारत काजू की गुठली और काजू के खोल तरल का सबसे बड़ा निर्यातक है। 2011-12 के दौरान काजू गिरी के निर्यात के माध्यम से देश द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा 4,390 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, यानी 2020 में रुपए 70 बिलियन या $$ 880 मिलियन के बराबर। काजू निर्यात संवर्धन परिषद के आंकड़ों के आधार पर 2011-12 के दौरान 1,31,000 टन गुठली का निर्यात किया गया था। केरल के कोल्लम में लगभग 600 काजू प्रसंस्करण इकाइयां हैं। 2015-16 और 2014-15 फसल वर्षों के दौरान भारत का खाद्यान्न उत्पादन लगभग 25 करोड़ टन पर स्थिर रहा। भारत कई कृषि उत्पादों का निर्यात करता है, जैसे बासमती चावल, गेहूं, अनाज, मसाले, ताजे फल, सूखे मेवे, भैंस के मांस का और कपास, चाय और कॉफी और अन्य नकदी फसलें। विशेष रूप से मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशियाई देशों को इसकी निर्यात आय का लगभग 10% इस व्यापार से आता है। लगभग 15,30,000 वर्ग किलोमीटर यानी 5,90,000 वर्ग मील में भारत के पास कृषि योग्य भूमि की दूसरी सबसे बड़ी मात्रा है। अमेरिका के बाद कुल भूमि का 52% खेती के अधीन है। यद्यपि देश का कुल भूमि क्षेत्र चीन या अमेरिका के 1/3 से थोड़ा ही अधिक है। भारत की कृषि योग्य भूमि अमेरिका की तुलना में मामूली छोटी है और चीन की तुलना में मामूली बड़ी है। हालांकि कृषि उत्पादन अपनी क्षमता से काफी पीछे है। भारत में कम उत्पादकता कई कारकों का परिणाम है। विश्व बैंक के अनुसार भारत की बड़ी कृषि सब्सिडी किसानों के विकास को विकृत कर रहे हैं और उत्पादकता बढ़ाने वाले निवेश में बाधा डाल रहे हैं। कृषि के अति नियमन ने लागत, मूल्य जोखिम और अनिश्चितता में वृद्धि की है और श्रम, भूमि और ऋण में सरकारी हस्तक्षेप बाजार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीण सड़कें, बिजली, बंदरगाह, खाद्य भंडारण, खुदरा बाजार और सेवाएं जैसे बुनियादी ढांचे अपर्याप्त हैं। भूमि जोत का औसत आकार बहुत छोटा है, जिसमें 70% जोत 1 हेक्टेयर से कम आकार की है। सिंचाई सुविधाएं अपर्याप्त हैं, जैसा कि इस तथ्य से पता चलता है कि 2016 तक कुल खेती योग्य भूमि का केवल 46% सिंचित था, जिसके परिणामस्वरूप किसान अभी भी वर्षा पर निर्भर थे। विशेष रूप से मानसून के मौसम में
जो अक्सर असंगत और पूरे देश में असमान रूप से वितरित होता है। अतिरिक्त 20 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के तहत लाने के प्रयास में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाओं का प्रयास किया गया है, जिसे 800 बिलियन यानी 980 रुपए बिलियन या यूएस के बराबर प्रदान किया गया था। साल 2020 में $12 बिलियन केंद्रीय बजट में। खाद्य भंडारण और वितरण के बुनियादी ढांचे की कमी के कारण खेती की आय भी बाधित होती है। भारत के कृषि उत्पादन का 1/3 हिस्सा खराब होने से नष्ट हो जा। विनिर्माण और उद्योग के बारे में अब बात करें तो उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद का 36% हिस्सा है और कुल कार्यबल का 22% कार्यरत है। विश्व बैंक के अनुसार 2015 में भारत का औद्योगिक विनिर्माण सकल घरेलू उत्पादन वर्तमान अमेरिकी डॉलर के आधार पर दुनिया में 6वां सबसे बड़ा था और मुद्रास्फीति समायोजित स्थिर 2005 अमेरिकी डॉलर के आधार पर 9वां सबसे बड़ा यानी $197 बिलियन। 1991 के आर्थिक सुधारों के कारण औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसने आयात प्रतिबंधों को हटा दिया, विदेशी प्रतिस्पर्धा में लाया और कुछ सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के निजीकरण का नेतृत्व किया, प्रत्यक्ष विदेशी विशेष शासन को उदार बनाया, बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ और तेजी से बढ़ने वाली उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में विस्तार हुआ। उदारीकरण के बाद भारतीय निजी क्षेत्र को घरेलू और विदेशी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि का सामना करना पड़ा, जिसमें सस्ते चीनी आयात का खतरा भी शामिल था। तब से इसने लागत को कम करके, प्रतिबंध में सुधार करके और सस्ते श्रम और नई तकनीक पर भरोसा करके बदलाव को संभाला है। हालांकि इससे रोजगार सृजन में भी कमी आई है, यहां तक कि छोटे निर्माताओं के बीच भी जो पहले श्रम गहन प्रतिक्रियाओं को निर्भर थे। विनिर्माण और तकनीकी उद्योग भौगोलिक दृष्टि से भारत के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थिर है। 13 लाख यानी 1.3 मिलियन से अधिक सक्रिय कर्मियों की ताकत के साथ भारत के पास तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति और सबसे बड़ी स्वयंसेवी सेना है। वित्तीय वर्ष 2019 से 2020 के लिए भारतीय सेना के लिए स्वीकृत कुल बजट रुपए 3 ट्रिलियन यानी 38 बिलियन यूएस डॉलर था। रक्षा खर्च 2022 तक बढ़कर 62 अरब अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। वर्ष 2015 में 5.3% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत चीन और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी है। कोयला और कच्चे तेल का भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत का 85% हिस्सा है। भारत के तेल भंडार देश की घरेलू तेल मांग का 25% पूरा करते हैं। अप्रैल 2015 तक भारत का कुल प्रमाणित कच्चे तेल का भंडार 76.34 करोड़ यानी 763.476 मिलियन मीट्रिक टन है, जबकि गैस का भंडार 1490 अरब क्यूबिक मीटर यानी 53 ट्रिलियन क्यूबिक फीट था। तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र बॉम्बे हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन और कावेरी डेल्टा में अपतटीय और मुख्य रूप से राज्यों में तट पर स्थित है, असम, गुजरात और राजस्थान। भारत तेल का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और 2014 से 2015 में शुद्ध तेल आयात लगभग 8,200 रुपए बिलियन यानी 100 बिलियन यूएस डॉलर था, जिसका देश के चालू खाते के घाटे। भारत में पेट्रोलियम उद्योग में ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जैसे तेल और प्राकृतिक गैस निगम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड शामिल हैं। तेल क्षेत्र में कुछ प्रमुख निजी भारतीय कंपनियां हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल शोधन परिसर का संचालन करती है। भारत 2013 में जापान और रूस को पीछे छोड़ते हुए बिजली उत्पादन में 4.8% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ बिजली का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। कैलेंडर वर्ष 2015 के अंत तक भारत में बिजली अधिशेष था और कई बिजली स्टेशन मांग के अभाव में निष्क्रिय थे। उपयोगिता बिजली क्षेत्र में मई 2016 तक 303 गीगावाट की स्थापित क्षमता थी, जिसमें से थर्मल पावर ने 69.8%, जलविद्युत 15.2%, नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य स्रोतों 13.0% और परमाणु ऊर्जा 2.1% का योगदान दिया। भारत अपने 10,600 करोड़ टन प्रमाणित कोयला भंडार के माध्यम से अपनी अधिकांश घरेलू बिजली की मांग को पूरा करता है। भारत ऊर्जा के कुछ वैकल्पिक स्रोतों जैसे सौर, पवन और जैव ईंधन के साथ भी समृद्ध है। भारत के घटते यूरेनियम भंडार ने कई वर्षों तक देश में परमाणु ऊर्जा के विकास को रोक दिया। तुम्मल प्ले बेल्ट में हाल की खोज दुनिया भर में शीर्ष 20 प्राकृतिक यूरेनियम भंडारों में से एक हो सकती है।
थोरियम के 8,46,477 मीट्रिक टन यानी 9,33,081 लघु टन का अनुमानित भंडार विश्व के भंडार का लगभग 25% लंबे समय में देश के महत्वाकांक्षी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को बढ़ावा देने की उम्मीद है। भारत अमेरिका परमाणु समझौते ने भारत के लिए अन्य देशों से यूरेनियम आयात करने का मार्ग प्रशस्त किया। रत्न और आभूषण के बारे में जानकारी ले तो भारत हीरे और रत्नों की पॉलिशिंग और आभूषण निर्माण के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। ये सोने के दो सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के बाद भारत के वैश्विक व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा सोने, कीमती धातुओं, कीमती पत्थरों, रत्नों और आभूषणों के निर्यात और आयात का है। यह उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 60% योगदान देता है, लाखों लोगों को रोजगार देता है और इसकी विदेशी मुद्रा आय का एक प्रमुख स्रोत है। रत्न और आभूषण उद्योग ने 2017 में मूल्य वर्धित आधार पर 60 अरब डॉलर का आर्थिक उत्पादन किया और 2022 तक 110 अरब डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। रत्न और आभूषण उद्योग भारत में कई हजार वर्षों से आर्थिक रूप से सक्रिय है। 18वीं शताब्दी तक भारत हीरो का एकमात्र प्रमुख विश्वसनीय स्रोत था। अब दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया हीरे और कीमती धातुओं के प्रमुख स्रोत हैं, लेकिन एंटवर्प, न्यूयॉर्क शहर और रामतगढ़ के साथ सूरत और मुंबई जैसे भारतीय शहर दुनिया के आभूषण पॉलिशिंग, कटिंग, परिशुद्धता के केंद्र हैं। परिष्करण, आपूर्ति और व्यापार। अन्य केंद्रों के विपरीत भारत में रत्न और आभूषण उद्योग मुख्य रूप से कारीगरों द्वारा संचालित है। यह क्षेत्र मैनुअल है, अत्यधिक खंडित है और लगभग पूरी तरह से परिवार के स्वामित्व वाले संचालन द्वारा परोसा जाता है। इस उपक्षेत्र की विशेष ताकत छोटे हीरे यानी 1 कैरेट से कम की सटीक कटाई, पॉलिशिंग और प्रसंस्करण में है। भारत बड़े हीरे, मोती और अन्य कीमती पत्थरों के प्रसंस्करण का केंद्र भी है। सांख्यिकीय रूप से दुनिया के किसी भी आभूषण में सेट किए गए 12 में से 11 हीरे भारत में काटे और पॉलिश किए जाते हैं। आधारभूत संरचना की समझ लें तो भारत बुनियादी ढांचा और परिवहन क्षेत्र इसके सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5% योगदान देता है। 31 मार्च 2015 तक भारत में 54,72,144 किलोमीटर से अधिक का सड़क नेटवर्क है, जो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। 1.86 किलोमीटर सड़क प्रति वर्ग किलोमीटर यानी 2.68 मील प्रति वर्ग मील पर भारत के सड़क नेटवर्क का मात्रात्मक घनत्व जापान और संयुक्त राज्य की तुलना में अधिक है और चीन की तुलना में कहीं अधिक है। ब्राजील या रूस गुणात्मक रूप से भारत की सड़कें आधुनिक राजमार्गों और संकरी कच्ची सड़कों का मिश्रण है और उनमें सुधार किया जा रहा है। 31 मार्च 2015 तक 87.05% भारतीय सड़कें पक्की थी। भारत में G27 देशों में प्रति 100,000 लोगों पर सबसे कम किलोमीटर लेन सड़क घनत्व है, जिससे यातायात की भीड़ होती है। यह अपने बुनियादी ढांचे को उन्नत कर रहा है। मई 2014 तक भारत ने 4 या 6 लेन राजमार्गों के 22,600 किलोमीटर यानी 14,000 मील से अधिक का काम पूरा कर लिया था, जो इसके अधिकांश प्रमुख विनिर्माण, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ता था। भारत का सड़क ढांचा 60% माल ढुलाई और 87% यात्री यातायात वहन करता है। भारतीय रेलवे नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसकी लंबाई 114,500 किलोमीटर यानी 71,100 मील और 7,172 स्टेशन है। सरकार के स्वामित्व वाले और संचालित इस रेलवे नेटवर्क ने एक दिन में औसतन 2.3 करोड़ यानी 23 मिलियन यात्रियों को और 2013 में 100 करोड़ टन से अधिक माल ढुलाई की। भारत में 7,500 किलोमीटर का समुद्र तट है, 13 प्रमुख बंदरगाहों और 60 परिचालन गैर प्रमुख बंदरगाहों के साथ, जो कुल मिलाकर देश के बाहरी व्यापार का 95% मात्रा और 70% मूल्य यानी अधिकांश शेष हवा द्वारा नियंत्रित को संभालते हैं। नहावा शेवा मुंबई सबसे बड़ा सार्वजनिक बंदरगाह है, जबकि मुंद्रा सबसे बड़ा निजी समुद्री बंदरगाह है। भारत के हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे में 125 हवाई अड्डे शामिल हैं, जिनमें से 66 हवाई अड्डों को यात्रियों और कार्गो दोनों को संभालने के लिए लाइसेंस दिया गया है। पेट्रोलियम उत्पाद और रसायन भारत के औद्योगिक सकल घरेलू उत्पाद में एक प्रमुख योगदान करता है और साथ में वे इसकी निर्यात आय में 34% से अधिक का योगदान करते हैं। भारत जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी परिसर सहित कई तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल संचालन की मेजबानी करता है, जो प्रतिदिन 12.4 लाख बैरल कच्चे तेल का प्रसंस्करण करता है। मात्रा के हिसाब से भारतीय रासान
का उद्योग एशिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक था और देश के सकल घरेलू उत्पाद में 5% का योगदान करता था। भारत कृषि रसायन, पॉलीमर और प्लास्टिक, रंजक और विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों के 5 सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। एक बड़ा उत्पादक और निर्यातक होने के बावजूद भारत घरेलू मांगों के कारण रसायनों का शुद्ध आयातक है। रासायनिक उद्योग ने वित्त वर्ष 18 में अर्थव्यवस्था में 163 अरब डॉलर का योगदान दिया और 2025 तक 300-400 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उद्योग ने 2016 में 1.7 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। भारतीय दवा उद्योग हाल के वर्षों में दुनिया के लिए स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों का एक प्रमुख निर्माता बन गया है। मात्रा के हिसाब से जेनेरिक की वैश्विक आपूर्ति में भारत का 20% बाजार हिस्सा है। भारतीय दवा क्षेत्र भी विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग का 62% से अधिक की आपूर्ति करता है। 2017 से 2018 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात 17.27 अरब डॉलर था और 2020 तक इसके 20 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। 17.46%। इसके 2020 में 15.92% की CAGR से बढ़कर 55 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। 2020 तक भारत के दुनिया में छठा सबसे बड़ा दवा बाजार बनने की उम्मीद है। यह सबसे तेजी से बढ़ते औद्योगिक उपक्षेत्रों में से एक है और भारत की निर्यात आय में महत्वपूर्ण योगदान करता है। गुजरात राज्य फार्मास्यूटिकल्स और सक्रिय दवा सामग्री के निर्माण और निर्यात का केंद्र बन। भारत में कपड़ा और परिधान बाजार 2015 में 108.5 अरब डॉलर होने का अनुमान था। इसके 2023 तक 226 अरब डॉलर के आकार तक पहुंचने की उम्मीद है। उद्योग के कर्मचारी 3 करोड़ 5 लाख से अधिक लोग हैं। मूल्य के अनुसार कपड़ा उद्योग भारत के औद्योगिक क्षेत्र का 7%, सकल घरेलू उत्पाद का 2% और देश की निर्यात आय का 15% हिस्सा है। भारत ने 2017 और 18 के वित्तीय वर्ष में 39.2 अरब डॉलर मूल्य के वस्त्र निर्यात किए। भारत का कपड़ा उद्योग हाल के वर्षों में घटते क्षेत्र से तेजी से विकासशील क्षेत्र में बदल गया है। 2004 से 2005 में उद्योग को कई सीमाओं से मुक्त करने के बाद मुख्य रूप से वित्तीय सरकार ने घरेलू और विदेशी दोनों में बड़े पैमाने पर निवेश प्रवाह की अनुमति दी। 2004 से 2008 तक कपड़ा क्षेत्र में कुल निवेश में 27 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। लुधियाना भारत में 90% ऊनी ऊन का उत्पादन करता है और इसे भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। तिरुपुर ने होजरी, बुना हुआ वस्त्र, आकस्मिक वस्त्र और खेलों के प्रमुख स्रोत के रूप में सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त की है। इचलकरंजी जैसे कपड़ा केंद्रों का विस्तार देश में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय में से एक है। भारत के कपास फार्म, फाइबर और कपड़ा उद्योग भारत में 4.5 करोड़ 45 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, जिनमें कुछ बाल श्रम शामिल हैं। इस क्षेत्र में 18 वर्ष से कम आयु के लगभग 4 लाख बच्चों को रोजगार देने का अनुमान है। भारत में लुगदी और कागज उद्योग दुनिया में कागज के प्रमुख उत्पादकों में से एक है और इसने नई विनिर्माण तकनीक को अपनाया है। 2017 से 2018 में भारत में कागज का बाजार 600 अरब रुपए का होने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें 6-7% की CAGR दर्ज की गई थी। कागज की घरेलू मांग 2007 से 2008 के वित्तीय वर्ष में लगभग 90 लाख टन से बढ़कर 2017 से 2018 में 1.7 करोड़ टन से अधिक हो गई। भारत में प्रति व्यक्ति कागज की खपत सालाना लगभग 13 से 14 किलोग्राम है, जो वैश्विक औसत 57 किलोग्राम से कम है। खुदाई के बारे में अब बात करें तो खनन ने 63 बिलियन यानी कि GDP का 3% का योगदान दिया और 2016 में 2 करोड़ लोगों यानी कि कार्यबल का 5% का रोजगार दिया। भारत का खनन उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया में खनिजों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक था और 2009 में मूल्य के हिसाब से 8वां सबसे बड़ा उत्पादक। 2013 में इसने 89 खनिजों का खनन और प्रसंस्करण किया, जिनमें से 4 ईंधन थे, 3 परमाणु ऊर्जा खनिज थे और 80 गैर ईंधन थे। 2011-12 में सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र में मात्रा के हिसाब से 68% खनिज का उत्पादन हुआ। भारत के खनन उद्योग का लगभग 50% उत्पादन मूल्य से 8 राज्यों में केंद्रित है: ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। मूल्य के हिसाब से उत्पादन का 1 और 25% अपतटीय तेल और गैस संसाधनों से आता है। भारत ने 2010 में लगभग 3000 खानों का संचालन किया, जिनमें से आधी कोयला, चूना पत्थर और लौह अयस्क थी।
उत्पादन मूल्य के आधार पर भारत अभ्रक, क्रोमाइट, कोयला, लिग्नाइट, लौह अयस्क, बॉक्साइट, बेराइट, जस्ता और मैंगनीज के 5 सबसे बड़े उत्पादकों में से एक था, जबकि कई अन्य खनिजों के 10 सबसे बड़े वैश्विक उत्पादकों में से एक होने के नाते भारत 2013 में स्टील का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक था और एल्यूमिनियम का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक था। भारत के खनिज संसाधन विशाल हैं, हालांकि इसके खनन उद्योग में गिरावट आई है। 2000 में 3% की तुलना में 2010 में अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2.3% योगदान और 29 लाख यानी 2.9 मिलियन लोगों को रोजगार दिया। इसके कुल श्रम का घटती प्रतिशत। भारत कोयले सहित कई खनिजों का शुद्ध आयातक है। भारत के खनन क्षेत्र में गिरावट जटिल परमिट, नियामक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, पूंजी संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ प्रौद्योगिकियों को धीरे धीरे अपनाने के कारण है। विमान बाजार की बात करें तो भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन बाजार है, जिसने 2017 में 15.8 करोड़ यानी कि 158 मिलियन यात्रियों का हवाई यातायात दर्ज किया। भारत में 2020 तक 800 विमान होने का अनुमान है, जो 4.3% होगा वैश्विक संस्करणों का, और 2037 तक 52 करोड़ यानी कि 520 मिलियन के वार्षिक यात्री यातायात को रिकॉर्ड करने की भी उम्मीद है। ITA ने अनुमान लगाया है कि विमानन ने 2017 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में $30 अरब का योगदान दिया और 75 लाख नौकरियों का समर्थन किया। 3,90,000 और सीधे 5,70,000 मूल्य श्रृंखला में और 62 लाख पर्यटन में माध्यम से किया गया। भारत में नागरिक उड्डयन की शुरुआत 18 फरवरी 1911 से हुई, जब एक फ्रांसीसी एविएटर हेनरी पेक्वेट ने इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज से नैनी तक एक हम्बर बाईप्लेन पर मेल के 6,500 टुकड़े किए। बाद में 15 अक्टूबर 1932 को JRD टाटा ने कराची से जुहू हवाई अड्डे के लिए डाक की एक खेप उड़ाई। उनकी एयरलाइन बाद में एयर इंडिया बन गई और अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली एशियाई एयरलाइन के साथ साथ जेट उड़ाने वाली पहली एशियाई एयरलाइन थी। राष्ट्रीयकरण के बारे में हम अब समझ लें तो मार्च 1953 में भारतीय संसद ने घरेलू सेवाओं के लिए इंडियन एयरलाइंस और अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के लिए टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में तत्कालीन निजी स्वामित्व वाली 8 घरेलू एयरलाइंस को सुव्यवस्थित और राष्ट्रीयकृत करने के लिए एयर कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का गठन 1972 में किया गया था, जबकि राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का गठन 1986 में किया गया था। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना 1987 में एयर इंडिया की उड़ान 182 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद हुई थी। सरकार ने 1991 में नागरिक उड्डयन क्षेत्र को डीरेगुलराइज किया, जब सरकार ने निजी एयरलाइंस को एयर टैक्सी योजना के तहत 1994 तक चार्टर और गैर अनुसूचित सेवाओं को संचालित करने की अनुमति दी, जब एयर कॉरपोरेशन एक्ट को निरस्त कर दिया गया और निजी एयरलाइंस अब अनुसूचित सेवाओं का संचालन कर सकती थी। जेट एयरवेज, एयर सहारा, मोडिलुफ्ट, दमानिया एयरवेज और NEPC एयरलाइंस सहित निजी एयरलाइंस ने इस अवधि के दौरान घरेलू परिचालन शुरू किया। एविएशन इंडस्ट्री ने डिरेगुलेशन के बाद तेजी से बदलाव का अनुभव किया। कई कम लागत वाली वाहकों ने 2004 से 2005 में भारतीय बाजार में प्रवेश किया। प्रमुख नए प्रवेशकों में एयर डेक्कन, एयर सहारा, किंगफिशर एयरलाइंस, स्पाइसजेट, गोएयर, पैरामाउंट एयरवेज और इंडिगो शामिल थे। किंगफिशर एयरलाइंस 15 जून 2005 को $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के एयरबस A380 विमान का ऑर्डर देने वाली पहली भारतीय एयर कैरियर बन गई। हालांकि भारतीय विमानन आर्थिक मंदी और बढ़ती ईंधन और परिचालन लागत के कारण संघर्ष करेगा। इससे समेकन, खरीद और बंद हो गया। 2007 में एयर सहारा और एयर डेक्कन को क्रमशः जेट एयरवेज और किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा अधिग्रहित किया गया था। पैरामाउंट एयरवेज ने 2010 में परिचालन बंद कर दिया और किंगफिशर 2012 में बंद हो गया। एतिहाद एयरवेज 2013 में जेट एयरवेज में 24% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सहमत हो गया। एयर एशिया इंडिया, एयर एशिया और टाटा सन्स के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में संचालित एक कम लागत वाली वाहक 2014 में लॉन्च हुई। 2013 से 2014 तक केवल इंडिगो और गोएयर ही मुनाफा कमा रहे थे।
मुद्रास्फीति के समायोजन के बाद 2005 और 2017 के बीच औसत घरेलू यात्री हवाई बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के बारे में अब जाने तो वित्तीय सेवा उद्योग ने 2016 में 809 बिलियन डॉलर यानी कि जीडीपी का 37% का योगदान दिया और 1.4 करोड़ लोगों को रोजगार भी दिया और बैंकिंग क्षेत्र ने 407 बिलियन डॉलर का योगदान दिया और 55 लाख को रोजगार दिया। भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है जिसमें निजी, सार्वजनिक और विदेशी स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक भी शामिल हैं, जिन्हें एक साथ अनुसूचित बैंक के रूप में भी जाना जाता है, और असंगठित क्षेत्र जिनमें व्यक्तिगत या परिवार के स्वामित्व वाले स्वदेशी बैंकर या साहूकार और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी शामिल हैं। असंगठित क्षेत्र और ग्रामीण और उप शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक बैंकों की तुलना में माइक्रो क्रेडिट को प्राथमिकता दी जाती है, विशेष रूप से गैर उत्पादक उद्देश्यों जैसे समारोहों के लिए अल्पकालिक ऋण के लिए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उसके बाद 1980 में 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और बैंकों के लिए कृषि, लघु उद्योग, खुदरा व्यापार और लघु व्यवसाय सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अपने शुद्ध ऋण का 40% प्रदान करना अनिवार्य कर दिया कि बैंकों ने अपने सामाजिक और विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा किया। तब से बैंक शाखाओं की संख्या 1969 में 8,260 से बढ़कर 2007 में 72,170 हो गई और इसी अवधि के दौरान एक शाखा द्वारा कवर की गई जनसंख्या 63,800 से घटकर 15,000 हो गई। 1970 से 71 में कुल बैंक जमा 59 बिलियन रुपए से बढ़कर 38,309 बिलियन रुपए हो गया। 82 ट्रिलियन या 2020 में 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर 2008 से 2009 में। ग्रामीण शाखाओं की वृद्धि के बावजूद 1969 में कुल 1,860 या 22% से बढ़कर 30,590 या 2007 में 42% हो गई। 5 गांवों में से केवल 32,270 को अनुसूचित बैंक द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। 2006 से 2007 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत की सकल घरेलू बचत 32.8% के उच्च स्तर पर थी। व्यक्तिगत बचत का आधे से अधिक भौतिक संपत्ति जैसे भूमि, घर, मवेशी और सोने में निवेश किया जाता है। सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास बैंकिंग उद्योग की कुल संपत्ति का 75% से अधिक हिस्सा है, जिसमें निजी और विदेशी बैंकों की हिस्सेदारी क्रमशः 18.2% और 6.5% है। उदारीकरण के बाद से सरकार ने महत्वपूर्ण बैंकिंग सुधारों को मंजूरी दी है, जबकि इनमें से कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों से संबंधित हैं, जैसे विलय को प्रोत्साहित करने वाले सुधार, सरकारी हस्तक्षेप को कम करना और लाभप्रदता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना। अन्य सुधारों ने बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों को निजी और विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया है। वित्तीय प्रौद्योगिकी की थोड़ी बात करें तो द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज की रिपोर्ट के अनुसार 2015 में लगभग 420 मिलियन डॉलर के निवेश के साथ भारत में फिनटेक स्पेस में लगभग 400 कंपनियों की मौजूदगी है। नास्कोम की रिपोर्ट में फिनटेक सॉफ्टवेयर और सेवाओं का भी अनुमान लगाया गया है। 2020 तक बाजार में 1.7 गुना वृद्धि होगी, जिससे इसकी कीमत 8 अरब डॉलर हो जाएगी। भारतीय फिनटेक परिदृश्य को इस प्रकार विभाजित किया। विदेशी व्यापार और निवेश का थोड़ा अंदाजा लगे तो 1991 के उदारीकरण तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए विश्व बाजारों से बड़े पैमाने पर और जानबूझकर अलग थलग था। विदेशी व्यापार आयात शुल्क, निर्यात कर और मात्रात्मक प्रतिबंधों के अधीन था, जबकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई, ऊपरी सीमा, इक्विटी, भागीदारी, प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर पर प्रतिबंध, उस पर निर्यात दायित्व और सरकारी अनुमोदन द्वारा प्रतिबंध था। औद्योगिकी क्षेत्र में लगभग 60% नए एफडीआई के लिए इन अनुमोदनों की आवश्यकता थी। प्रतिबंधों के सुनिश्चित किया कि 1985 और 1991 के बीच एफडीआई का औसत सालाना लगभग 200 बिलियन डॉलर था। पूंजी प्रवाह के एक बड़े प्रतिशत में विदेशी सहायता, वाणिज्यिक, उधार और अनिवासी भारतीयों की जमा राशि शामिल थी। उस अवधि की सरकार द्वारा व्यापार नीति की सामान्य उपेक्षा के कारण स्वतंत्रता के बाद पहले 15 वर्षों के लिए भारत का निर्यात स्थिर था। इसी अवधि में आयात प्रारंभिक औद्योगिकरण के साथ मुख्य रूप से मशीनरी, कच्चे माल और उपभोक्ता वस्तुओं के शामिल थे। उदारीकरण के बाद से भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पाद में वस्तुओं और सेवाओं के कुल व्यापार का योगदान 1990-91 में 16% से बढ़कर 2009 से 2010 में 47% हो गया।
2015 में विदेशी व्यापार का भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 48.8% हिस्सा था। वैश्विक स्तर पर भारत का निर्यात का 1.44% और व्यापारिक व्यापार के लिए 2.12% आयात और निर्यात का 3.34% और वाणिज्य के लिए 3.31% आयात है। सेवा व्यापार भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार यूरोपीय संघ, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात हैं। 2006 से 2007 में प्रमुख निर्यात वस्तुओं में इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और आभूषण, कपड़ा और वस्त्र, कृषि उत्पाद, लौह अयस्क और अन्य खनिज शामिल थे। प्रमुख आयात वस्तुओं में कच्चा तेल और संबंधित उत्पाद, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना और चांदी शामिल थे। नवंबर 2010 में निर्यात 22.3% साल दर साल बढ़कर 85,100 करोड़ रुपए यानी 2020 में 1.6 रुपए ट्रिलियन या $20 बिलियन के बराबर हो गया, जबकि आयात 7.5% बढ़कर 1,25,100 करोड़ रुपए 2020 में 2.4 ट्रिलियन या $30 बिलियन। उसी महीने के लिए व्यापार घाटा 2009 में 46,900 करोड़ रुपए से घटकर 2010 में 40,100 करोड़ रुपए हो गया। भारत टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते और इसके उत्तराधिकारी WTO का संस्थापक सदस्य है। अपनी सामान्य परिषद की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए भारत विकासशील देशों की चिंताओं को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण रहा है। उदाहरण के लिए भारत ने विश्व व्यापार गठन की नीतियों में व्यापार के लिए श्रम, पर्यावरणीय मुद्दों और अन्य गैर टैरिफ बाधाओं को शामिल करने का विरोध जारी रखा है। भुगतान संतुलन की अब थोड़ी समझ ले तो आजादी के बाद से भारत के चालू खाते पर भुगतान संतुलन नकारात्मक रहा है। 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के बाद से भुगतान संतुलन संकट से उपजी भारत के निर्यात में लगातार वृद्धि हुई। 2002 एवं 2003 में इसके आयात का 80%, 1990-91 में 66% से ऊपर। हालांकि वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद विश्व व्यापार में सामान्य गिरावट के बाद निर्यात में 2008 से 2009 में आयात के प्रतिशत में 61% की गिरावट देखी गई। भारत के बढ़ते तेल आयात बिल को बड़े चालू खाते के घाटे के पीछे मुख्य चालक के रूप में देखा जाता है, जो 2008 और 2009 में बढ़कर 118.7 अरब डॉलर या सकल घरेलू उत्पाद का 11.11% हो गया। जनवरी से अक्टूबर 2010 के बीच में भारत ने 82 अरब डॉलर मूल्य के कच्चे तेल का आयात किया। भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2002 से 2012 तक हर साल व्यापार घाटा चलाया है। 2011 और 12 में 179 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापारिक व्यापार घाटे के साथ, जिनके साथ इसके व्यापार में सबसे बड़ा घाटा है 2013 में लगभग 31 अरब डॉलर का। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद से बाहरी सहायता और रियायती ऋण पर भारत की निर्भरता कम हुई है और ऋण सेवा अनुपात 1990 से 1991 में 35.3% से घटकर 2008 से 2009 में 4.4% हो गया। भारत में बाहरी वाणिज्यिक उधार या अनिवासी उधारदाताओं से वाणिज्यिक ऋण को सरकार द्वारा भारतीय कॉर्पोरेट्स को धन का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान करने की अनुमति दी जा रही है। वित्त मंत्रालय 1999 के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ECB नीति दिशानिर्देशों के माध्यम से उनकी निगरानी और विनियमन करता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 1991 में 5.8 बिलियन डॉलर से बढ़कर जुलाई 2020 में 38,832 रुपए बिलियन हो गया है। 2012 में यूनाइटेड किंगडम ने भारत के विकास और मजबूती का हवाला देते हुए भारत को सभी वित्तीय सहायता को समाप्त करने की घोषणा की। भारत का चालू खाता घाटा 2013 में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। भारत ने ऐतिहासिक रूप से अपने चालू खाते के घाटे को विदेशी बाजारों में कंपनियों द्वारा उधार या अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रेषण और पोर्टफोलियो प्रवाह के माध्यम से वित्त पोषित किया है। अप्रैल 2016 से जनवरी 2017 तक RBI के आंकड़ों से पता चला है कि 1991 के बाद पहली बार भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह के माध्यम से अपने घाटे का वित्तपोषण कर रहा था। द इकोनॉमिक टाइम्स ने उल्लेख किया कि विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निरंतर विकास के लिए देश की आर्थिक नींव को मजबूत करने की क्षमता में दीर्घकालिक निवेशकों के बीच बढ़ते विश्वास का संकेत था। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की थोड़ी डिटेल में समझ लें तो PPP के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI को आकर्षित किया है। वर्ष 2011 के दौरान भारत में FDI के प्रवाह 36.5 अरब डॉलर रहा,
जो 2010 के 24.15 अरब डॉलर के आंकड़े से 51% अधिक है। भारत में दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि ऑटो घटकों, रसायन, परिधान, फार्मास्यूटिकल्स और आभूषणों में ताकत है। विदेशी निवेश में वृद्धि के बावजूद कठोर FDI नीतियां एक महत्वपूर्ण बाधा थी। समय के साथ भारत ने कई FDI सुधारों को अपनाया है। भारत में कुशल प्रबंधकीय और तकनीकी विशेषज्ञता का एक बड़ा पूल है। मध्यम वर्ग का आकार जनसंख्या 30 करोड़ यानी कि 300 मिलियन है और एक बढ़ते उपभोक्ता बाजार का प्रतिनिधित्व करती है। भारत ने 2005 में अपनी FDI नीति को उदार बनाया, जिससे उपक्रमों में 100% FDI हिस्सेदारी की अनुमति मिली। औद्योगिक नीति सुधारों ने औद्योगिक लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को काफी हद तक कम कर दिया है, विस्तार पर प्रतिबंध हटा दिए हैं और विदेशी प्रौद्योगिकी और निवेश तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान की है। अचल संपत्ति क्षेत्र के ऊपर की ओर विकास वक्र का कुछ श्रेय एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था और उदार FDI शासन को दिया जाता है। मार्च 2005 में सरकार ने निर्माण क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति देने के लिए नियमों में संशोधन किया, जिसमें आवास, वाणिज्यिक परिसर, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, मनोरंजक सुविधाएं और शहर और क्षेत्रीय स्तर के बुनियादी ढांचे सहित निर्मित बुनियादी ढांचे और निर्माण विकास परियोजनाएं शामिल हैं। 2012 और 2014 के बीच भारत ने इन सुधारों को रक्षा, दूरसंचार, तेल, खुदरा, विमानन और अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया। 2000 से 2010 तक देश ने FDI के रूप में 178 अरब डॉलर आकर्षित किया। मॉरिशस से अत्यधिक उच्च निवेश महत्वपूर्ण कर लाभ दिए गए देश के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय धन के मार्ग के कारण है। भारत और मॉरिशस के बीच एक कर संधि के कारण दोहरे कराधान से बचा जाता है और मॉरिशस एक पूंजीगत लाभ कर आश्रय है, जो प्रभावी रूप से एक बना रहा है जीरो टैक्सेशन FDI चैनल। FDI 2015 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 2.1% था। चूंकि सरकार ने पिछले 3 वर्षों में 21 क्षेत्रों में 87 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों में ढील दी है, इसलिए भारत में 2016 और 2017 के बीच FDI प्रवाह $60 बिलियन तक पहुंच गया। 2000 के बाद से भारतीय कंपनियों ने विदेशों में विस्तार किया है, FDI निवेश किया है और भारत के बाहर रोजगार पैदा किया है। 2006 से 2010 तक भारत के बाहर भारतीय कंपनियों द्वारा FDI इसकी GDP का 1.34% था। भारतीय कंपनियों ने FDI लागू किया है और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में परिचालन शुरू किया है। भारतीय कंपनी टाटा यूनाइटेड किंगडम की सबसे बड़ी निर्माता और निजी क्षेत्र की नियोक्ता है। प्रेषण के मामले में बात करें तो 2015 में कुल 68.91 अरब अमेरिकी डॉलर अन्य देशों से भारत को भेजे गए और कुल 8.476 अरब अमेरिकी डॉलर भारत में विदेशी कामगारों द्वारा उनके गृह देशों में भेजे गए। संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब भारत को प्रेषण के शीर्ष स्रोत थे, जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल भारत से प्रेषण के शीर्ष प्राप्तकर्ता थे। 2015 में भारत में प्रेषण देश के सकल घरेलू उत्पाद का 3. विलय और अधिग्रहण समझौतों 1985 और 2018 के बीच इनबाउंड और आउटबाउंड भारत में 20,846 सौदों की घोषणा की गई। ये 618 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के बराबर है। मूल्य के संदर्भ में 2010 लगभग 60 बिलियन के सौदों के साथ सबसे सक्रिय वर्ष रहा। USD अधिकांश सौदे 2007 में किए गए थे। भारतीय रुपया भारत में एकमात्र कानूनी निविदा है और इसे पड़ोसी नेपाल और भूटान में भी कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार किया जाता है। दोनों ही भारतीय रुपए की मुद्रा को अपनी मुद्रा में रखते हैं। रुपए को 100 पैसे में बांटा गया है। उच्चतम मूल्य का बैंक नोट 2000 का नोट है। प्रचलन में सबसे कम मूल्य का सिक्का 50 पैसे का सिक्का है। 30 जून 2011 से 50 पैसे से कम के सभी मूल्यवर्ग कानूनी मुद्रा नहीं रह गए हैं। भारत की मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापित और 1949 में राष्ट्रीयकृत RBI देश के मौद्रिक प्राधिकरण, मौद्रिक प्रणाली के नियामक और पर्यवेक्षक, सरकार के बैंकर, विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक और मुद्रा जारीकर्ता के रूप में कार्य करता है। यह एक केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा शासित होता है, जिसकी अध्यक्षता एक राज्यपाल करता है, जिसे भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। बेंचमार्क ब्याज दरें मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। रुपया 1927 से 1946 तक ब्रिटिश पाउंड से जुड़ा था और फिर 1975 तक एक निश्चित विनिमय दर के माध्यम से अमेरिकी डॉलर से जुड़ा था। सितंबर 1975 में इसका अवमूल्यन किया गया था और स्थिर सममूल्य की प्रणाली को 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की एक टोकरी के साथ बदल दिया गया था: ब्रिटिश पाउंड, अमेरिकी डॉलर, जापानी येन और ड्यूश मार्क।
1991 में अपने सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार सोवियत संघ के पतन के बाद भारत को बड़े विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा और 1 और 2 जुलाई को 2 चरणों में रुपए का लगभग 19% अवमूल्यन किया गया। 1992 में एक उदारीकृत विनिमय दर तंत्र पेश किया गया था। LERMS के तहत निर्यातकों को अपनी विदेशी मुद्रा आय का 40% RBI द्वारा निर्धारित विनिमय प्रश्नवाचक चिन्ह दर पर RBI को आत्मसमर्पण करना पड़ता था। शेष 60% को बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जा सकता है। 1994 में रुपया कुछ पूंजी नियंत्रणों के साथ चालू खाते में परिवर्तनीय था। 1991 में तेज अवमूल्यन और 1994 में चालू खाता परिवर्तनीयता में परिवर्तन के बाद रुपए का मूल्य काफी हद तक बाजार की ताकतों द्वारा निर्धारित किया गया है। 2000 से 2010 के दशक के दौरान रुपया काफी स्थिर रहा है। अक्टूबर 2018 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर 74.90 पर पहुंच गया। अब बात करते हैं आय और खपत की। भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में 2002 से उच्च विकास दर का अनुभव हुआ था। ये 2002 से 3 में 19,040 से बढ़कर 2010-11 में 53,331 हो गया। इन 8 वर्षों में ये प्रत्येक में औसतन 13.7% की वृद्धि हुई। 2010 में 15.6% के चरम से वृद्धि के साथ 11 और राष्ट्रीय की मुद्रास्फीति संयोजित प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 2010 से 11 में 5.6% तक धीमी हो गई, जो पिछले वर्ष में 6.4% थी। ये खपत स्तर व्यक्तिगत आधार पर है और 2011 में भारत में औसतन पारिवारिक आय $6,671 प्रति परिवार रही। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 33 करोड़ घर और 24.7 करोड़ यानी 247 मिलियन घर हैं। भारत में घरेलू आकार में हाल के वर्षों में गिरावट आई है। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट में 50% परिवारों में 4 या उससे कम सदस्य हैं, जिनमें जीवित दादा दादी सहित प्रति परिवार औसतन 4.8 सदस्य हैं। इन परिवारों ने लगभग $1.7 ट्रिलियन की सकल घरेलू उत्पाद का उत्पादन किया। खपत पैटर्न ध्यान दें, लगभग 67% परिवार खाना पकाने के लिए जलाओ लकड़ी, फसल अवशेष या गोबर के उपले का उपयोग करते हैं। 53% के पास परिसर में स्वच्छता या जल निकासी की सुविधा नहीं है। 83% के पास अपने परिसर में या शहरी क्षेत्रों में उनके घर से 100 मीटर और ग्रामीण क्षेत्रों में घर से 500 मीटर की दूरी पर पानी की आपूर्ति है। 67% घरों में बिजली की पहुंच है। 63% परिवारों के पास लैंडलाइन या मोबाइल टेलीफोन सेवा है। 43% के पास टेलीविजन है। 26% के पास या तो 2 या 4 पहिया मोटर वाहन है। 2001 की तुलना में ये आय और खपत के रुझान मध्यम से महत्वपूर्ण सुधारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2010 में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि उच्च आय वाले परिवारों की संख्या कम आय वाले परिवारों से अधिक है। न्यू वर्ल्ड वेल्थ देशों की कुल संपत्ति पर नजर रखने वाली रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिसे किसी देश के सभी निवासियों के पास निजी संपत्ति के रूप में मापा जाता है। न्यू वर्ल्ड वेल्थ के अनुसार भारत की कुल संपत्ति 2007 में $3,165 बिलियन से बढ़कर 2017 में $8,230 बिलियन हो गई, जो कि 160% की वृद्धि दर है। भारत की कुल संपत्ति 2017 में $8.23 ट्रिलियन से 1% घटकर 2018 में $8.14 ट्रिलियन हो गई, जिससे यह दुनिया का छठा सबसे धनी देश बन गया। 20,730 करोड़पति हैं और भारत में 118 अरबपति सबसे 3,27,000 उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों के साथ भारत दुनिया में HNWI की 9वीं सबसे बड़ी संख्या का घर है। मुंबई सबसे धनी भारतीय शहर है और 2018 में कुल $941 अरब की कुल संपत्ति के साथ दुनिया का 12वां सबसे धनी शहर है। शहर में 28 अरबपति रहते हैं, जो दुनिया भर में 9वें स्थान पर है। दिसंबर 2016 तक भारत के अगले सबसे धनी शहर दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई $150 बिलियन और गुरुग्राम $110 बिलियन थे। न्यू वर्ल्ड वेल्थ द्वारा प्रकाशित ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू 2019 रिपोर्ट में पाया गया कि 2018 में भारत से 5,000 HNWI या देश के सभी HNWI का लगभग 2% प्रवास हुआ। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष गंतव्य देशों में से थे। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत में निजी संपत्ति 180% बढ़कर 2028 तक $22,814 अरब तक पहुंच जाए। अब बात करेंगे गरीबी की। मई 2014 में विश्व बैंक ने गरीबी को मापने के लिए 2005 की अपनी गरीबी गणना पद्धति और क्रय शक्ति क्षमता आधार की समीक्षा की और संशोधन का प्रस्ताव दिया।
संशोधित कार्यप्रणाली के अनुसार दुनिया में नई गरीबी रेखा के नीचे 87.23 करोड़ यानी कि 872.3 मिलियन लोग थे, जिनमें से 17.96 करोड़ भारत में रहते थे। विश्व की कुल जनसंख्या के 17.5% के साथ 2013 में भारत में दुनिया के सबसे गरीब लोगों का 20.6% हिस्सा था। बता दें कि 2005 से 2006 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग 6.1 करोड़ बच्चे थे, 5 में जो लंबे समय से कुपोषित थे। बता दें 2011 की यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 1990 और 2010 के बीच भारत ने 5 साल से कम उम्र के मृत्यु दर में 45% की कमी हासिल की और अब तक मैट्रिक पर 188 देशों में 46वें स्थान पर है। 1960 के दशक की शुरुआत से क्रमिक सरकारों ने केंद्रीय योजना के तहत गरीबी को कम करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है, जिन्हें आंशिक सफलता मिली है। 2005 में सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अधिनियमित किया, जिसमें भारत के सभी जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के न्यूनतम वेतन रोजगार की गारंटी दी गई थी। 2011 में इसकी व्यापक रूप से आलोचना की गई और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए विवाद धन के स्रोत के रूप में घाटे के वित्तपोषण कार्यक्रम के तहत निर्मित बुनियादी ढांचे की खराब गुणवत्ता और अनपेक्षित विनाशकारी प्रभावों से घिरा हुआ था। अन्य अध्ययनों से पता चलता है कि इस कार्यक्रम ने कुछ मामलों में ग्रामीण गरीबी को कम करने में मदद की है। फिर भी अन्य अध्ययनों से पता चलता है कि भारत का आर्थिक विकास स्थायी रोजगार और गरीबी में कमी का चालक रहा है, हालांकि एक बड़ी आबादी गरीबी में बनी हुई है। भारत ने 2006 और 2016 के बीच 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। इस अवधि के दौरान बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्यों में सबसे तेज कमी दर्ज की, जैसे कि संपत्ति, खाना पकाने के ईंधन, स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में मजबूत सुधार और पोषण। 2019 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 102वें स्थान पर है, जिसे गंभीरता में गंभीर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब बात करेंगे सबसे बड़ी रोजगार की। आपको बता दें कि 2009 से 10 में कृषि और समृद्ध क्षेत्रों का कुल कार्यबल का लगभग 52% हिस्सा था, जबकि कृषि रोजगार नियोजित श्रम के प्रतिशत में समय के साथ गिर गया। बता दें सेवाओं में निर्माण और बुनियादी ढांचे में 2012-13 में रोजगार के 20.3% के लिए एक स्थिर वृद्धि देखी गई। कुल कार्यबल में से 7% संगठित क्षेत्रों में है, जिनमें से 2/3 सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक क्षेत्र में है। भारत में लगभग 51.2% कार्यबल स्वयं नियोजित और है। 2005 से 6 में एक सर्वेक्षण के अनुसार रोजगार और वेतन में लैंगिक अंतर है और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष और महिलाओं दोनों मुख्य रूप से रोजगार करते हैं और ज्यादातर कृषि में। 2006 में शहरी क्षेत्रों में वेतन भोगी कार्य पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत था। बेरोजगारी थोड़ी बात भी करनी होगी तो भारत में बेरोजगारी की विशेषता चिरकालिक बेरोजगारी है। सरकारी योजनाएं जो गरीबी और बेरोजगारी दोनों के उन्मूलन को लक्षित करती हैं, जिसने हाल के दशकों में करोड़ों गरीब और अकुशल लोगों को आजीविका की तलाश में शहरी क्षेत्रों में भेजा है। व्यवसाय शुरू करने, कौशल का सम्मान करने, जनता की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके समस्या को हल करने का प्रयास, क्षेत्र के उद्यमों, सरकारों में आरक्षण आदि। उदारीकरण के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की घटती भूमिका के कारण संगठित रोजगार में गिरावट ने बेहतर शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को और रेखांकित किया है और आगे के सुधारों के लिए राजनीतिक दबाव बनाया है। विकासशील देशों के मानकों से भी भारत के श्रम नियम भारी हैं और विश्लेषकों ने सरकार से रोजगार सृजन के लिए पर्यावरण को अधिक अनुकूल बनाने के लिए उन्हें समाप्त करने या संशोधित करने का आग्रह किया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना ने अनुमतियों और अन्य नौकरशाही मंजूरियों की संख्या को कम करके रोजगार सृजन के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने की आवश्यकता की पहचान की है। शिक्षा प्रणाली में असमानताओं और अपर्याप्तताओं को एक बाधा के रूप में पहचाना गया है, जो रोजगार के बढ़े हुए अवसरों के लाभों को समाज के सभी क्षेत्रों तक पहुंचने से रोकता है। बाल श्रम की समझ ले तो बाल श्रम एक जटिल समस्या है जो गरीबी में निहित है। 1990 के दशक से सरकार ने बाल श्रम को खत्म करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम लागू किए हैं। इनमें स्कूल स्थापित करना, मुफ्त स्कूल लंच कार्यक्रम शुरू करना, विशेष जांच प्रकोष्ठ बनाना आदि शामिल है। लेखक सोनालिनी देसाई ने कहा कि भारत में बाल श्रम पर हाल के अध्ययनों में कुछ ऐसे उद्योग पाए गए हैं जिनमें बच्चे कार्यरत हैं, लेकिन कुल मिलाकर अपेक्षाकृत कम भारतीय बच्चे कार्यरत हैं। 10 साल से कम उम्र के बाल श्रम अब दुर्लभ है। 10 से 14 वर्ष की आयु में नवीनतम सर्वेक्षणों
में केवल 2% बच्चे मजदूरी के लिए काम करते हैं, जबकि अन्य 9% अपने घर या ग्रामीण खेतों में काम करते हैं, जो फसलों की बुवाई और कटाई जैसे उच्च काम की मांग के समय अपने माता पिता की सहायता करते हैं। प्रवासी रोजगार की मैं बात करूं तो भारत में दुनिया भर में सबसे बड़ा प्रवासी है, अनुमानित 1.6 करोड़ लोग, जिनमें से कई विदेशों में काम करते हैं और अपने परिवारों को धन वापस भेजते हैं। प्रवासी भारतीयों के लिए मध्य पूर्व क्षेत्र रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। सऊदी अरब का कच्चा तेल उत्पादन और बुनियादी ढांचा उद्योग 20 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को रोजगार देता है। संयुक्त अरब अमीरात में दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों ने हाल के दशकों में निर्माण बूम के दौरान अन्य 20 लाख भारतीयों को रोजगार दिया है। 2009 से 2010 में विदेशों में भारतीय प्रवासियों से प्रेषण 2 लाख रुपए 50,000 करोड़ था, दुनिया में सबसे अधिक, लेकिन एफडीआई में उनकी हिस्सेदारी लगभग 1% कम रही। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन आमतौर पर राजनीतिक आधार पर विभाजित होता है। श्रम मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2002 में ट्रेड यूनियनों की संयुक्त सदस्यता 2 करोड़ 46 थी। 2008 तक श्रम मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त 12 केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन हैं। इन यूनियनों का बनना भारत में एक बड़ी बात थी। इसने अधिक नियामक कानूनों के लिए एक बड़ा धक्का दिया, जिससे श्रमिकों को बहुत अधिक शक्ति मिली। एटक भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन है। यह वाम समर्थित संगठन है। लगभग 20 लाख सदस्यों वाला एक ट्रेड यूनियन स्वनियोजित महिला संघ है, जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाली भारतीय महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है। अधिकारों की सुरक्षा के अलावा सेवा अपने सदस्यों के ट्रेडों को शिक्षित, संगठित, वित्त और ऊंचा करता है। आर्थिक मुद्दे क्या हैं, वो जानने की कोशिश करें तो भारत में भ्रष्टाचार एक व्यापक समस्या रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 2005 के एक अध्ययन में पाया गया कि सर्वेक्षण में शामिल आधे से अधिक लोगों को पिछले वर्ष सार्वजनिक कार्यालय में नौकर पाने के लिए रिश्वत देने या दलाली करने का प्रत्यक्ष अनुभव था। 2008 में एक अनुवर्ती अध्ययन में यह दर 40% पाई गई। 2011 में टीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के कथित स्तरों पर 183 देशों में भारत को 95 स्थान पर रखा। 2016 तक भारत में भ्रष्टाचार में कमी देखी गई और इसकी रैंकिंग में 79वें स्थान पर सुधार हुआ। 1996 में संस्थागत भ्रष्टाचार और अक्षमता के कारण के रूप में लाल फीताशाही, नौकरशाही और लाइसेंस राज का सुझाव दिया गया था। अधिक हालिया रिपोर्ट भ्रष्टाचार के कारणों का सुझाव देती है, जिनमें अत्यधिक विनियम और अनुमोदन आवश्यकताएं, अनिवार्य खर्च कार्यक्रम, सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थानों द्वारा कुछ वस्तुओं और सेवा प्रदाताओं का एकाधिकार, विवेकाधीन शक्तियों वाली नौकरशाही और पारदर्शी कानूनों और प्रक्रियाओं का अभाव है। सेवाओं का कंप्यूटरीकरण, विभिन्न केंद्रीय और राज्य सतर्कता आयोग और 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसमें सरकारी अधिकारियों को नागरिकों द्वारा अनुरोधित जानकारी प्रस्तुत करने या दंडात्मक कार्रवाई का सामना करने की आवश्यकता होती है, ने भ्रष्टाचार को काफी कम कर दिया है और शिकायतों के निवारण के रास्ते खोल दिए हैं। 2011 में भारत सरकार ने निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश खर्च अपने इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचने में विफल रहता है, क्योंकि बड़ी और अक्षम नौकरशाही बजट की खपत करती है। भारत की अनुपस्थिति दर दुनिया में सबसे खराब है। एक अध्ययन में पाया गया कि 25% सार्वजनिक क्षेत्र के शिक्षक और 40% सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के चिकित्सा कर्मचारी कार्यस्थल पर नहीं मिल सके। इसी तरह भारतीय वैज्ञानिकों के सामने पारदर्शिता, एक मेरिटोक्रेटिक प्रणाली और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देखरेख करने वाली नौकरशाही एजेंसियों में बदलाव की मांग के साथ कई मुद्दे हैं। भारत में एक भूमिगत अर्थव्यवस्था है। 2006 की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि स्विस बैंकों में लगभग 1456 बिलियन डॉलर जमा होने के साथ भारत काले धन की दुनिया भर में सूची में सबसे ऊपर है। यह देश के कुल विदेशी कर्ज का 13 गुना होगा। स्विस बैंकिंग एसोसिएशन ने इन आरोपों का खंडन किया है। स्विस बैंकिंग एसोसिएशन के अंतर्राष्ट्रीय संचार के प्रमुख जेम्स नेसन ने सुझाव दिया कि काले धन के आंकड़े भारतीय मीडिया और भारतीय विपक्षी हलकों में तेजी से उठाए गए और सुसमाचार सत्य के रूप में प्रसारित किए गए। हालांकि यह कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत थी। स्विस बैंकर्स एसोसिएशन ने कभी भी ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की। किसी को भी इस तरह के आंकड़े होने का दावा करने के लिए अपने स्रोत की पहचान करने और उन्हें तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति की व्याख्या करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक कदम उठाया गया था,
जिसमें अर्थव्यवस्था में काला धन वापस करने के लिए सभी 500 और 1000 रुपए के बैंक नोटों का विमुद्रीकरण शामिल था, जिसके बाद आलोचना की गई थी कि उपाय समझा गया था। अर्थशास्त्रियों द्वारा अप्रभावी और भारत के सबसे गरीब लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। माल और सेवा कर की शुरुआत के साथ इस विमुद्रीकरण को विकास में मंदी के लिए जिम्मेदार माना। आर्थिक विषमता की समझ ले तो भारत की अर्थव्यवस्था के सामने एक गंभीर समस्या गरीबी, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और सामाजिक आर्थिक विकास के मामले में भारत के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के बीच तेज और बढ़ती क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं। 6 कम आय वाले राज्य असम, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में भारत की 1/3 से अधिक आबादी रहती है। राज्यों के बीच आय, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा और रहने की स्थिति के मामले में गंभीर असमानताएं मौजूद है। पंचवर्षीय योजनाओं, विशेष रूप से पूर्व उदारीकरण युग में आंतरिक क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करके और राज्यों में उद्योगों को वितरित करके क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने का प्रयास किया। परिणाम हतोत्साहित करने वाले रहे हैं, क्योंकि इन उपायों ने अक्षमता बढ़ाई और प्रभावी औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न की। अधिक उन्नत राज्यों को उदारीकरण से लाभान्वित करने के लिए बेहतर स्थिति में रखा गया है, जिसमें अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचा और एक शिक्षित और कुशल कार्यबल है, जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को आकर्षित करता है। कम उन्नत राज्यों की सरकारों ने कर अवकाश और सस्ती भूमि की पेशकश करके असमानताओं को कम करने की कोशिश की है और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो अन्य क्षेत्रों की तुलना में तेजी से विकसित हो सकते हैं। भारत की आय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार गिनी गुणांक 33 है, जो पूर्वी एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका की तुलना में समग्र आय वितरण को अधिक समान होने का संकेत देता है। न्यू वर्ल्ड वेल्थ द्वारा प्रकाशित ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू 2019 रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत की कुल संपत्ति का 48% उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों के पास था। इस बात पर बहस जारी है कि भारत का आर्थिक विस्तार गरीब समर्थक रहा है या गरीब विरोधी। अध्ययनों से पता चलता है कि आर्थिक विकास गरीबों के पक्ष में रहा है और इसने भारत में गरीबी को कम किया है। सुरक्षा बाजार की थोड़ी जानकारी ले तो भारतीय सुरक्षा बाजार का विकास जुलाई 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और 1894 में अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज के शुभारंभ के साथ शुरू हुआ। तब से 22 अन्य एक्सचेंजों ने भारतीय शहरों में कारोबार किया। 2014 में भारत का शेयर बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बाजार बन गया, जो दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के अनुसार फरवरी 2015 तक भारत के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का बाजार पूंजीकरण $1.71 ट्रिलियन और $1.68 ट्रिलियन था, जो बढ़कर $3.36 ट्रिलियन और $3.31 हो गया। सितंबर 2021 तक क्रमशः ट्रिलियन। NYSE और नास्डैक की तुलना में भारत में प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश बाजार छोटा रहा है। 2013 में $300 मिलियन और 2012 में $1.4 बिलियन। अर्न्स्ट एंड यंग ने कहा कि कम IPO गतिविधि बाजार की स्थितियों, धीमी सरकार को दर्शाती है। अनुमोदन प्रक्रियाओं और जटिल नियमों। 2013 से पहले भारतीय कंपनियों को भारत में IPO पूरा किए बिना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने की अनुमति नहीं थी। 2013 में इन सुरक्षा कानूनों में सुधार किया गया था और भारतीय कंपनियां अब चुन सकती हैं कि वे पहले कहां सूचीबद्ध करना चाहती हैं, विदेशी, घरेलू या दोनों एक साथ। इसके अलावा भारतीय कंपनियों में निजी इक्विटी और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए तरलता बढ़ाने के लिए पहले से सूचीबद्ध कंपनियों की विदेशी लिस्टिंग को आसान बनाने के लिए सुरक्षा कानूनों को संशोधित किया गया है। तो दर्शक मित्रों, हमने देखा भारत में अलग अलग सेक्टर में क्या क्या बदलाव आया, किस उद्योग ने कितना मुनाफा किया, कौन सा सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था के कारण ज़्यादा टिक नहीं पाया, और साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था में विभिन्न उद्योगों ने क्या क्या आयाम हासिल किए। आशा है आपको ये हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से कुछ नए मुद्दे लेके आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। नमस्कार। बोल धरती